हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तरुणा। मैं अभी-अभी न्यू मॉमी बनी हूं। मेरी 3 मंथ्स की एक डॉटर है और उससे पहले भी मेरे पास में एक डॉटर है जो 11 इयर्स की है। तो मैं 2 डॉटर्स की मॉम हूं और आज मैं आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि अगर डॉक्टर ने सिज़ेरियन डिलीवरी के लिए आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपका जो भी केस है उसके अंदर सिज़ेरियन डिलीवरी होगी, तो आपको उससे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये प्रोसीजर कैसे होता है। जो मतलब कि आपको डॉक्टर्स वगैरह तो बताएँगे ही, लेकिन एक खुद पे बीती हुई जिसके साथ में हुआ है सिज़ेरियन डिलीवरी, वो अगर आपके साथ में शेयर करेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे अपनी दोनों बेटी के केस में सिज़ेरियन हुआ था, दोनों के अंदर 10 साल का डिफ़रेंस है, पर वा सेकंड में भी सिज़ेरियन ही हुआ। तो जो फर्स्ट टाइम पे सिज़ेरियन था, वो इसलिए हुआ था कि मुझे एक्सेसिव वॉमिटिंग होती थी। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने के कारण मेरी टमी के अंदर पानी कम था। इस कारण से सिज़ेरियन हुआ था 8 मंथ्स कंप्लीट होते ही। और इस बेटी बेटी के टाइम पे मुझे क्या हुआ कि मुझे एंड टाइम पे बीपी हाई हो गया और उस कारण से इमीडिएट सिज़ेरियन हुआ। तो अब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि सिज़ेरियन से पहले का दिन कैसा होता है और क्या प्रोसीजर होता है सिज़ेरियन का। तो सबसे पहले ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको एक डेट बता देते हैं, 2-3 डेट देते हैं वो कि इनमें से आप कोई भी डेट चूज़ कर सकते हो और आप सिज़ेरियन करवा सकते हो। फिर क्या होता है कि अपन लोग मोस्टली एक कोई पंडित जी से या अपने किसी गुरुजी से एक टाइम ले लेते हैं और डेट ले लेते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि हमें ये टाइम या डेट सूट कर रहा है। अगर वो डॉक्टर को भी सूट करता है तो वो सिज़ेरियन का टाइम और डेट फिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले हमें एक हॉस्पिटल के रूम में शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी बुकिंग ऑलरेडी हम लोगों ने ही की होती है। हम अपना हॉस्पिटल बेड लेके वहाँ पे अपने अपनों के साथ में पहुँच जाते हैं। उसके बाद में हम लोगों को वो कपड़े, ड्रेस वगैरह चेंज करा देते हैं और वहीं पे हमें रेस्ट करने के लिए बोलते हैं उस रूम के अंदर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लेटे तो आप उस रूम में चल-वल भी सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि आपको 6-7 घंटे पहले तक कुछ भी नहीं खाना होता है, ना ही कुछ पीना होता है, क्योंकि आपकी जो टमी है वो खाली होनी चाहिए। ये एनेस्थीसिया वाला जो इंजेक्शन लगता है उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि आपको जो वॉशरूम वाला एरिया है पूरा, वो एकदम अच्छा-सा क्लीन होना चाहिए, मतलब जो हेयर्स है वो रिमूव होने चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं तो वो लोग वहाँ पे फिर आके नर्स वगैरह करती हैं। उसके बाद में थर्ड चीज़ ये है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये आप एक सेफ हैंड्स में हो, ये बहुत सारी लड़कियों को हो चुका है, कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है जो आप इतनी टेंशन ले रहे हो कि कुछ गलत हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है ये। तो ऐसा कुछ भी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से ये पूछना कि जो आपको जो पट्टी लगेगा ऑपरेशन के बाद में वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि वो जो वाटरप्रूफ नहीं होती थी तो उसको नहाने में फिर बहुत दिक्कत होती थी। तो आप मेक श्योर करना कि वो वाटरप्रूफ हो। ताकि फिर जब आप नहा रहे हो तो फिर जो टाँके हैं वो बिल्कुल भी गीले होने का रिस्क ही नहीं रहेगा एकदम भी। उसके अलावा एक चीज़ ये ध्यान रखने की है, अपने डॉक्टर से पूछने की है कि जो आपको टाँके लगेंगे स्टिचेज़ वो डिज़ॉल्वेबल हों, कि मतलब वो अब आपको आके कटवाने नहीं पड़े, वो ऑटोमैटिकली खुद ही डिज़ॉल्व हो जाएँ। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुझे लिज़ा के टाइम पे भी एकदम अच्छे से पता था और मैंने मेक श्योर किया था कि ये दोनों चीज़ें हों मेरे ऑपरेशन के टाइम पे, और इस टाइम पे भी ये सब चीज़ें हुई थी। तो इन सब से थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है आफ्टर डिलीवरी अपने स्टिचेज़ को मेंटेन करना। उसके बाद में आपको उस रूम के अंदर रेस्ट करना होता है और उधर ओटी के अंदर आपके ऑपरेशन के लिए पूरी प्रिपरेशन चल रही होती है। फिर जैसे ही आपका जो टाइम आता है उन्होंने दिया होता है, उस टाइम से थोड़ा-सा पहले आपको ओटी के अंदर ले जाते हैं, व्हीलचेयर पे बिठा के लेके जाते हैं या फिर वैसे लेके जाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। और उसके बाद में जो ओटी रूम है उसमें आपको लेटना होता है। थोड़ा तो अजीब लगता है, वो ऐसे ग्रीन-ग्रीन सा होता है सब जगह पे, थोड़ा वियर्ड तो देखो लगता है, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसके बाद में फिर क्या होता है कि आपको ऐसे ना बिठा देते हैं, ऐसे जैसे मैं अभी बैठी हूँ ना, ऐसे आपको ऐसे बिठा बिठा देंगे आपको, और आपके बैक के अंदर इंजेक्शन लगता है एनेस्थीसिया वाला। तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें बिल्कुल भी नहीं हिलना है। अगर आपको बोल रहे हैं नहीं हिलना है तो नहीं हिलना है, मत हिलना, है ना? मैं भी बिल्कुल भी नहीं हिली थी। तो फिर वो इंजेक्शन आपको, वो बहुत इम्पोर्टेंट इंजेक्शन होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपका नीचे का पूरा पार्ट सुन्न हो जाता है, लेकिन जो हमारा ऊपर है वो हम अवेक रहते हैं, तो हमें दिख सकता है। ये सब वर्किंग होता है हमारा, नीचे का सुन्न हो जाता है। तो फिर वो जो नीचे का मतलब कि वो इंजेक्शन आपको लग जाता है। तो इंजेक्शन लगने के बाद में फिर वो आपको वापस ऐसे लेटना होता है, और उसके बाद में क्या हुआ होता है कि आपके बीच के अंदर, मतलब आपके पेट के
पेट के ऊपर ऐसे कुछ रख देते हैं पर्दा-सा कि आपको वो वाला पार्ट तो नहीं दिखता है अपना नीचे का और वैसे आपको मतलब ऊपर से आपको सब इधर-उधर का सब दिख रहा होता है, ठीक है? और आपके वाइटल्स भी चेक हो रहे होते हैं कि आपका सब कुछ ठीक है ना, बीपी-वीपी ये सब हीमोग्लोबिन वगैरह वो सब भी जैसे वो सब चेक होता रहता है। और फिर उसके अंदर पता है क्या होता है कि थोड़ा-सा ना वो ऐसा लगता है कि नहीं-नहीं मैं तो सुन नहीं हुई, नहीं-नहीं मुझे तो समझ में आ रहा है, नहीं-नहीं मुझे तो पता लग रहा है। तो मुझे एकदम अच्छे से याद है कि लीज़ा के टाइम पे मैं ऐसे ही कर रही थी कि नहीं-नहीं मुझे तो अच्छे से याद है, डॉक्टर अभी मत काटना, डॉक्टर अभी मत काटना, है ना? मैं ऐसे कर रही थी क्योंकि और इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर तो काफ़ी सारे और लोग होते हैं, ऐसे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर होंगे, पेडियाट्रिशियन होंगे, नर्सेज़ होंगी, इतने सब होंगे। जो आपके मेन डॉक्टर हैं, जो सिज़ेरियन करते हैं, वो तो बहुत लेट आते हैं। मुझे लगता है वो 5 मिनट के लिए ही आते हैं बस, 5 मिनट में आके चले जाते हैं वो। तो फिर जैसे मेरी वो डॉक्टर आईं, उन्होंने पूछा हाउ आर यू? मैंने कहा आई एम फाइन। तो मैंने बोला कि डॉक्टर अभी आप ना मुझे कट मत करना बिकॉज़ कि अभी ना मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को फ़ील हो रहा है। तो उन्होंने बोला ओके आपको फ़ील हो रहा है? मैंने कहा हाँ, पर उन्होंने बोला बट बेबी इज़ हियर। मैंने कहा हाँ? तो उन्होंने बोला या दिस दिस इज़ योर बेबी। तो मतलब मैं थोड़ा-सा घबराई हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि मतलब ऐसा लगता है एक बार मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड से भी शेयर किया, उन्होंने बोला यार ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें दर्द ना हो, हमें फ़ील ना हो, पता नहीं हम सुन हुए कि नहीं हुए, पता नहीं एनेस्थीसिया वर्क किया कि नहीं किया। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो खुद को ऐसा लगता है। फिर उसके बाद में बेबी आ गई, लीज़ा आ गई थी। और मैं फिर आप मतलब कि उसके बाद में आपको थोड़ा-सा ना आप ऐसे ऐसा नहीं था कि मैं कोई पूरा बेहोश थी या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा-सा ऐसे गैल-सी जो चढ़ रही होती है कि कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा-सा कुछ होता है। फिर वो आपको उस ओटी वाले जो स्ट्रेचर है उससे दूसरे पे मूव करते हैं और आपको फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मतलब आपके वाइटल्स वगैरह अगर बीपी और थायरॉइड और इस तरह से कुछ ऊपर-नीचे हुआ है तो आपको आईसीयू में लेके जाते हैं। अदरवाइज़ आपको जैसे मुझे लीज़ा के टाइम पे फिर वापस अपने रूम में ही शिफ्ट कर दिया था। और लेकिन उस टाइम पे ना आप मतलब आखिरकार ऑपरेशन है तो फिर उस टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि आप उतना नॉर्मल फ़ील करते हो क्योंकि एक तो उस टाइम पे फिर क्या होता है कि बहुत भूख लगी होती है। मतलब बहुत भूख मतलब मुझे अच्छे से याद है कि मुझे बहुत भूख लग रही थी लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी मेरी इतनी ज़्यादा बट आई वाज़ फीलिंग वेरी हंग्री कि मतलब सब लोग पार्टी कर रहे थे, समोसे खा रहे थे, कुछ-कुछ स्वीट्स खा रहे थे, तो मेरे को भी मन कर रहा था वो सब खाने का कि क्योंकि एक तो वैसे 6-7 घंटे से भूखे थे, फिर ये सब हुआ, फिर उसके बाद जब होश आया तो फिर भूख लग रही थी। बट उसके बाद का फिर क्या एक्सपीरियंस होता है ना? आफ्टर ऑपरेशन और किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो मैं आपके साथ में फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर शेयर करूँगी।